विदेश जाने के बाद बहुत से इंडियन सोचते हैं कि इंडिया में उनका पैसा, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट सब ठीक चल रहा है। लेकिन रूल्स की जानकारी ना होने की वजह से हर साल हजारों एनआरआईज को लाखों और कभी कभी करोड़ों का नुकसान होता है। और सबसे दुखी वाली बात यह है, ये नुकसान पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 गलतियों की जो एनआरआईज इंडिया में सबसे ज्यादा करते हैं। हम कवर करेंगे एफईएमए के रूल्स, टीडीएस के झटके, डीटीए का फायदा कैसे उठाएं, प्रॉपर्टी बेचते वक्त लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है, नॉमिनी न जोड़ने के खतरे, पीपीएफ और एग्रीकल्चरल लैंड की पाबंदियां, आईटीआर न भरने की पेनल्टी, फॉर्म 10F का सच और करेंसी रिस्क का वो असली हिसाब जो ज्यादातर एनआरआईज कभी नहीं लगाते। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। पहली और सबसे बड़ी गलती, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट बंद ना करना। एफईएमए यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जैसे ही आप विदेश में जॉब या रेजिडेंस के लिए जाते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस ऑटोमेटिकली बदल जाता है। उस वक्त से आपका पुराना इंडियन सेविंग्स अकाउंट रखना कानून गलत है। एफईएमए के सेक्शन 13 के तहत अगर आप एनआरआई होने के बाद भी रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट चलाते रहे तो पेनल्टी अकाउंट में जमा रकम की 3 गुना तक हो सकती है। और अगर रकम कैलकुलेट करना मुश्किल हो तो 2 लाख रुपए फिक्स्ड पेनल्टी लगती है। इसके ऊपर 5,000 रुपए रोजाना का जुर्माना अलग से। एफईएमए का ये रूल 2000 से है, लेकिन 2025 में इसकी एनफोर्समेंट बढ़ने के बाद कई एनआरआईज को इसका सामना करना पड़ा। एक दुबई बेस्ड लैंडलॉर्ड को जो अपने रेजिडेंट अकाउंट से रेंट कलेक्ट करता रहा, उन्हें करीब 7.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी का सामना करना पड़ा। इसीलिए एनआरआई बनते ही अपने बैंक को इन्फॉर्म करें और रेगुलर अकाउंट को एनआरओ में कन्वर्ट करें। विदेश से आने वाली कमाई एनआरई अकाउंट में डालें, जिसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है और पूरा पैसा वापस भेजा जा सकता है। दूसरी गलती, पैन इनएक्टिव होने देना। पैन कार्ड एनआरआई की हर फाइनेंशियल एक्टिविटी की नींव होता है। प्रॉपर्टी बेचना, म्यूचुअल फंड्स, बैंक अकाउंट, टीडीएस रिफंड, डीटीए क्लेम, सब जगह पैन चाहिए। अगर आपका पैन इनएक्टिव है या आपने उसे एनआरआई स्टेटस के हिसाब से अपडेट नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206A के तहत आपकी हर भारतीय इनकम पर मिनिमम 20% टीडीएस कट सकता है और डीटीए का फायदा भी बंद हो जाता है। एनआरआईज और ओसीआई होल्डर्स को पैन आधार लिंकिंग की जरूरत नहीं है। सीबीडीटी ने इन्हें इससे एग्जेम्प्ट किया हुआ है। लेकिन अपने बैंक की केवाईसी में अपना नॉन रेजिडेंट स्टेटस जरूर अपडेट करवाएं। एक पैन से ज्यादा रखने पर 10,000 रुपए की पेनल्टी है। तीसरी गलती, डीटीए का फायदा न उठाना। इंडिया के 90 से ज्यादा देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। इसका मतलब है कि अगर आप यूएस, यूएई, यूके या किसी और डीटीए कंट्री में रहते हैं तो इंडिया में आपकी एनआरओ एफडी पर डिफॉल्ट 30% टीडीएस की जगह आप 10 to 15% पर सेटल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने बैंक को फॉर्म 10F और टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट यानी TRC सबमिट करनी होती है और इंटरेस्ट क्रेडिट होने से पहले करना जरूरी है। बाद में इसका फायदा उसी साल के लिए नहीं मिलता। जो एनआरआईज ये नहीं करते उनका अनुमान है कि हर साल 50,000 से 2 लाख रुपए सिर्फ इस एक गलती में डूब जाते हैं। फॉर्म 10F अब इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरी जा सकती है। चौथी गलती है, प्रॉपर्टी बेचते वक्त लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट ना लेना। जब कोई एनआरआई इंडिया में प्रॉपर्टी बेचता है तो बायर को पूरी सेल वैल्यू पर टीडीएस काटना होता है, 20% लॉन्ग टर्म और 30% शॉर्ट टर्म की रेट पर। यानी आपको पूरी बिक्री पर टैक्स देना पड़ता है, सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं। इससे बेचने का तरीका है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, जिसे अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत फॉर्म 128 कहा जाता है। पहले फॉर्म 13 था। ये सर्टिफिकेट इनकम टैक्स ऑफिस से ट्रांजैक्शन से पहले लेना होता है। इससे बायर को आपके एक्चुअल एस्टिमेटेड गेन पर ही टीडीएस काटने की परमिशन मिलती है, पूरी सेल वैल्यू पर नहीं। बजट 2026 के बाद एक बदलाव और आया है। अब बायर को टीडीएस देने के लिए अलग से टैन लेने की जरूरत नहीं है, ये पैन बेस्ड चालान से हो सकता है। पांचवी गलती है, म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ना जोड़ना। सेबी ने 1 जून 2025 से सभी म्यूचुअल फंड फोलियोज और डीमैट अकाउंट्स में नॉमिनेशन मैंडेटरी कर दिया है। अगर नॉमिनी नहीं है तो अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है और अगर
कभी अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो फैमिली को पैसा पाने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट या कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ता है, जिसमें 1 से 3 साल तक का समय लग सकता है। एक अकाउंट में 3 नॉमिनीज तक जोड़े जा सकते हैं परसेंटेज अलोकेशन के साथ। CAMS या के फिनटेक पोर्टल पर जाकर ये आसानी से हो सकता है। 6th मिस्टेक है PPF और स्मॉल सेविंग स्कीम में नया पैसा लगाना। NRI बनने के बाद नया PPF अकाउंट खोलना अलाउड नहीं है। हाँ, जो अकाउंट पहले से है वो मैच्योरिटी तक चल सकता है, लेकिन मैच्योरिटी पर उसे बंद करना ज़रूरी है और रकम NRO अकाउंट में आती है। EPF की बात करें तो 5 साल के बाद विड्रॉल टैक्स फ्री है। इसके अलावा NRIs के लिए पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम और एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना FEMA के तहत अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने पर पेनल्टी 25 लाख रुपए तक जा सकती है और प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन का भी खतरा होता है, यानी कि जब्त भी हो सकती है। 7वीं गलती है ITR ना भरना। अगर इंडिया में टैक्सेबल इनकम है, चाहे वो रेंट हो, FD इंटरेस्ट हो या फिर कैपिटल गेन्स, तो ITR भरना जरूरी है। ना भरने पर 5,000 से 10,000 रुपए पेनल्टी और हर महीने 1% इंटरेस्ट अलग से। इससे भी बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने एक्सेस TDS भरा है तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा। कैपिटल लॉसेस को अगले साल के गेन से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर में लोन, वीज़ा या इंडिया वापसी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। NRIs को ITR 2 फॉर्म भरना होता है। डेडलाइन 31 जुलाई है नॉन ऑडिट केसेस के लिए। 8th गलती है अपना रेजिडेंशियल स्टेटस गलत डिक्लेयर करना। एक केस में एक इंडियन जो 8 साल से US में रह रहे थे, उनके CA ने गलती से उनकी रिटर्न में स्टेटस रेजिडेंट भर दिया। इसकी वजह से फॉरेन एसेट डिस्क्लोज ना होने पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत 30 लाख रुपए की पेनल्टी आई। इनकम टैक्स एक्ट और FEMA दोनों की NRI डेफिनेशन अलग है। इनकम टैक्स में 182 डेज टेस्ट करंट फाइनेंशियल ईयर पर लागू होता है, जबकि FEMA की डेफिनेशन अलग होती है। इसलिए किसी क्वालिफाइड CA से अपना एग्जैक्ट स्टेटस कंफर्म करवाएं। 9th मिस्टेक है करेंसी रिस्क को इग्नोर करना। 800 से ज़्यादा NRI पोर्टफोलियोज के एनालिसिस में पाया गया कि NRIs अपने इंडिया रिटर्न का 35 से 50% जो हिस्सा है वो करेंसी डेप्रिसिएशन, टैक्स इनएफिशिएंसी और कंप्लायंस कॉस्ट में गवा देते हैं। एक एग्जाम्पल, किसी ने 2015 में 50,000 पाउंड्स लगाए, 2020 में पोर्टफोलियो 70 लाख रुपए हो गया, जो 40% का रिटर्न लगा, लेकिन कन्वर्ट करने पर सिर्फ 52,000 पाउंड्स मिले। 5 साल में सिर्फ 4% रियल रिटर्न। रुपी उस पीरियड में पाउंड के मुकाबले 18% गिर गया था। इंडियन रियल एस्टेट की रेंटल यील्ड मेजर सिटीज़ में सिर्फ 2 to 4% है, जो इन्फ्लेशन से कम है। इसकी तुलना में डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न 10 से 12% रहा है। 10th मिस्टेक है FEMA वायलेशंस को इग्नोर करना और कंपाउंडिंग का ऑप्शन ना जानना। अगर गलती से कोई FEMA वायलेशन हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। FEMA के तहत कंपाउंडिंग का ऑप्शन है, यानी RBI के पास एक सेटलमेंट अमाउंट जमा करके उस वायलेशन को रेगुलराइज किया जा सकता है। फॉरेन एक्सचेंज कंपाउंडिंग प्रेसिडेंस रूल्स 2024 के तहत RBI ने कई टेक्निकल वायलेशंस के लिए पेनल्टी कैप 2 लाख रुपए रख दी है। साथ ही अब वीडियो KYC के जरिए NRE और NRO अकाउंट्स इंडिया आए बिना भी खोले जा सकते हैं। इन सभी गलतियों का एक ही सल्यूशन है, सही जानकारी और सही वक्त पर एक्शन। FEMA, इनकम टैक्स एक्ट और DTA, ये तीनों आपके साथ भी काम कर सकते हैं, बशर्ते आप इनके रूल्स जानते हो। अगर अभी तक ये काम नहीं हुए हैं तो आज ही शुरू करते हैं। तो आई होप ये एक्सप्लेनर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। ऐसे और भी एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।